कह रहे हैं क्या कान का मैल निकालने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं, कान का मैल निकालने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, कान में अगर दवा डालेंगे तो फिर रोज़ा टूटेगा, नाक के अंदर दवा डालेंगे तो रोज़ा टूटेगा। उसूल याद रखिएगा, बराहे रास्त अगर कोई चीज़ दिमाग में पहुँचे या पेट में पहुँचे तो इससे रोज़ा फासिद होता है, और इनडायरेक्टली हो तो फिर रोज़ा फासिद नहीं होता है। रोज़े में नाक पर विक्स लगाना कैसा है? लग रहा नज़ला हो गया आपको। रोज़े की हालत में जिस्म पर मसलन नाक वग़ैरह के ऊपर या उसके अतराफ़ में ऐसे ऐसे विक्स का बाम लगाना या इसी तरीक़े से सूंघना कि उसके जो ज़र्रात हैं वो अंदर ना जाएं। विक्स के जो ज़र्रात हैं, अब जैसे ऐसे लगा लिया थोड़ी सी यहाँ पे, और फिर उसके बाद सांस लेने में उसके ज़र्रात नाक से होते हुए अंदर चले गए तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ऊपर ऐसे लगा लिया या हल्की सी सूंघ लिया, उसके ज़र्रात अंदर नहीं गए तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। जैसे तेल लगा लो, सर पर तेल लगा सकते हैं, सर पर तेल लगाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं। सुरमा लगा सकते हैं, आँख में दवा डाल सकते हैं, आँख में दवा डाल सकते हैं, आँख में सुरमा लगा सकते हैं, सर पर तेल भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत से सवाल आ रहे हैं, उसमें आपका मसला भी आ जाएगा। रोज़ा की हालत में सर पर रुमाल या कपड़ा भिगो कर रखना कैसा है? गर्मी ज़्यादा लग रही है। हाँ, रोज़े की हालत में ऐसा करना जायज़ है। अगर किसी को गर्मी लग रही है गुस्ल भी कर सकता है। तबईद के लिए फ़ुक़हा ने लिखा है, ठंडक हासिल करने के लिए रुमाल भिगा करके ऊपर रख लिया या फिर गुस्ल कर लिया तो इसकी इजाज़त है, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। रोज़े की हालत में राल का मुँह में खींच लेना कैसा है? देखें भाई, रोज़े की हालत में अगर राल टपकी और टपक करके अलग नहीं हुई, जैसे कभी ऐसे टपक गई मुंह से अलग हो गई और फिर उसको अंदर किया तो ऐसी सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही वो उसका तसलसल था और फिर उसी को अंदर कर लिया तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? रोज़े की हालत में नाक सुड़कना कैसा है? नहीं, सब मसाइल हैं, सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है। रोज़े की हालत में देखें, अगर नाक को इतनी ज़ोर से सुड़का कि वो चली गई अंदर हलक के अंदर होते हुए, बलगम मुँह के अंदर हलक के अंदर चला गया तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। रोज़ा अपनी जगह पर दुरुस्त रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़े की हालत में एहतलाम होने से रोज़ा टूटता है या नहीं? अगर रोज़े की हालत में कोई सो गया और एहतलाम हो गया, ख्वाब देख लिया, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। बस जैसे ही नींद खुले तो नापाकी की हालत में वो अपने औकात को ना गुजारे, बल्कि अव्वल फ़ुर्सत में वो जा करके गुस्ल कर ले, पाकी हासिल कर ले। अगर किसी शख्स को महज तसव्वुर की वजह से इंजाल हो गया तो क्या उसका रोज़ा टूट गया? बहुत ज़बरदस्त तसव्वुर है। महज तसव्वुर की वजह से अगर इंजाल हो गया, यानी थिंकिंग इतनी ज़बरदस्त कर लिया कि इंजाल हो गया, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन थिंकिंग ऐसी चीज़ की ना करे, कुरान के अंदर अल्लाह की याद के अंदर अपने उसको लगाए। अब मैंने वजीफ़ा बताया है, अगर इंशाअल्लाह उसको करेंगे, ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ लें। दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देगा ये वजीफ़ा खींच कर और अल्लाह की मोहब्बत को लाएगा। 100 मरतबा करके देखें। जितने लड़के लड़कियाँ वो नाजायज़ मोहब्बत में पड़े हुए हैं, मैं आपका भाई होकर के, एक भाई होने की हैसियत से एक आपको वजीफ़ा बताता हूँ। आपने बहुत सा इलाज करवाया होगा, ये भी करके देख लीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत डाल देंगे दिल के अंदर, फिर अल्लाह के ज़िक्र के अंदर मज़ा आएगा, दुनिया की मोहब्बत भूल जाएंगे। रोज़े की हालत में पसीने या आंसू के 1-2 कतरे मुँह में चले गए तो उससे रोज़ा टूटेगा या नहीं? देखें भाई, अगर आंसू या पसीने के 1-2 कतरे बिला इख्तियार मुँह में चले गए, जानबूझ करके नहीं किया, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, और जानबूझ करके करेगा तो फिर फासिद होगा। दांत में चने के बक़दर ग़िज़ा लगी रही और उसे जो है निकाल करके अंदर कर लिया तो रोज़ा होगा या नहीं? अगर कोई ग़िज़ा सहरी वग़ैरह में फंसी रह गई दांत के अंदर और उसको ऐसे दांत से निकाल करके अंदर कर लिया, पहले तो बाहर कर देना चाहिए। ये सोचा कि क्या चना अपना ज़ाय करें, लाओ अंदर कर लेते हैं। तो अब ये देखना है कि चने से कम है या चने के बक़दर है। बात समझ में आ रही है? चने से कम है या चने के बक़दर है? अगर चने से कम है तो इस सूरत में फासिद नहीं होगा, और चने के बक़दर है तो फासिद हो जाएगा। समझ में आया?
और ये उस सूरत में है मुंह से बग़ैर निकाले अगर उसको निकल लिया, चने से कम है और मुंह से निकाले बग़ैर ऐसे करके सटक अंदर कर लिया तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन चने से कम है, निकाला देखा, ओहो, फिर अंदर, तब गया रोज़ा, तब रोज़ा फासिद हो गया। तो चने से कम हो चाहे चने के बकदर हो, ये जो तफसील है चने से कम चने के बकदर वाली, ये मुंह के अंदर वाली तफसील है, ठीक है। अब कोई पूछे कि कैसे पता चलेगा चने से कम या चने के बकदर, अब थर्मामीटर लेके नापिए उसको या इंची टेप लेकर रखिए। अब इतना ही ज़्यादा आप रोज़े में खाने पे तुले हुए हैं तो फिर इंची टेप से नापिए, फिर बताइए। कोई शख्स बीवी से सोहबत करे और नापाकी की हालत में सहरी खाए तो क्या रोज़ा सही होगा? देखें, अगर वक्त है और नींद खुली तो सबसे पहले तो गुस्ल कर लीजिए और गुस्ल करने के बाद पाकी की हालत में सहरी कीजिए। लेकिन अगर वक्त कम है और आपने जल्दी जल्दी सहरी खा ली, चूँकि नहाएंगे तो सहरी छूट जाएगी और तुर्री आपकी ज़ाय हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में सहरी खा सकते हैं, सही हो जाएगा, रोज़ा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या रोज़ा की हालत में बीवी से दिल लगी करना दुरुस्त है? अगर किसी को अपने नफ्स पर कंट्रोल हो, ख़ुद पर काबू हो तो कर सकता है, नहीं तो नहीं। चुनाचे बुखारी शरीफ में दोनों रिवायत मौजूद है। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सवाल किया, क्या बीवी के साथ लेट सकते हैं रमज़ान की हालत में रोज़ा रख कर के? आपने मना फरमा दिया। और दूसरे साहब आए, आपने इजाज़त दे दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइल की हालत पर नज़र फरमाया करते थे। साइल, सवाल करने वाले की क्या हालत है उसका भी दखल होता है सवाल के जवाब में। बहुत से लोग तलाक़ का मसला दूसरे का पूछते हैं फ़ोन करके, मुफ्ती साहब वो ऐसा हो गया ना तो ये बोल दिया, तो ये बोल दिया ना, तो अब क्या होगा? हमने कहा आपने बोला नहीं, वो हमारे भतीजे के वो जो हैं वो बोले हैं। हमने कहा उनसे कहिए कि वो ख़ुद पूछें उनकी क्या हालत है, उन्होंने किस पोजीशन में कहा, वो बताएंगे ना, क्या आप बताएंगे? साइल की हालत से जवाब बदल जाता है। और कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, अरे मुफ्ती साहब को देखो, कह रहे उनसे कहो फ़ोन करने के लिए। अरे भाई, तो हम क्या करें, मसला ही ऐसा है। आप पूछेंगे तो दूसरा मसला हो जाएगा, वो पूछेंगे हो सकता है गुंजाइश निकल आए, हम किसी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करें? बात समझ में आ रही? इसलिए ब्लेम करने से पहले अपने आप को देखा कीजिए। और सवाल करने का पहली बात, तलाक़ का मसला मोबाइल पर नहीं पूछा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मसला होता है, नाजुक मसला होता है, उसको लिख करके वक्त निकाल करके पूछा कीजिए। सवाल मोबाइल पर करने से कुछ का कुछ हो जाता है, इसलिए तलाक़ वगैरह के मसले मोबाइल पर बताए भी नहीं जाते हैं। रोज़े की हालत में मज़ी निकलने से रोज़ा टूट जाएगा? मज़ी निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। अब मज़ी किसे कहते हैं, वदी किसे कहते हैं, मनी किसे कहते हैं, मुस्तकिल हमने बता दिया है, पूरा वीडियो आधे घंटे का बना हुआ है, देख लीजिएगा। मसूड़ों का खून अंदर चला जाए तो क्या हुक्म है? मसूड़ों में से अगर खून निकल रहा है और उसको थूक के साथ अंदर निकल लिया है तो ऐसी सूरत में अगर थूक से कम खून है, खून कम है और थूक ज़्यादा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर खून और थूक दोनों बराबर है या खून ज़्यादा है थूक कम है, दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, अगर किसी ने पान खाया और पान की सुर्खी मुंह में रह गई तो इससे रोज़ा पर क्या फ़र्क पड़ेगा? पान खाना न छूटे रोज़े के अंदर। खूब मुंह साफ़ करने के बाद थूक की सुर्खी नहीं गई तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खूब अब अच्छे से आपने मुंह साफ़ कर लिया और अच्छे से आपने ज़ुबान को भी साफ़ कर लिया और सुर्खी जो लाली है वो बाकी रह गई तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगरचे सुर्खी के जो असरात हैं वो थूक के साथ अंदर चले जाएं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर अच्छे से आपने साफ़ कर लिया है। एक साहब ने सवाल किया है, ज़ेवर बीवी की मिल्कियत है या शौहर की? ज़ेवर की ज़कात दोनों में से किस पर वाजिब है? देखें भाई, इसमें एक ज़ेवर तो वो होता है जो बीवी को उसके मायके से मिलता है और एक ज़ेवर वो होता है जो ससुराल की तरफ से मिलता है। मायके की तरफ से जो ज़ेवर मिलता है उसकी वो मालिक होती है। अम्मा अब्बा जो ज़ेवर देते हैं वो लेने के लिए नहीं देते हैं, बेटी को दे देते हैं, उनकी बेटी है ना, उसको दे देते हैं। तो इसलिए जो मायके वाला ज़ेवर है उस पर तो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ है, बीवी के ऊपर। अब कोई शौहर अगर बीवी की तरफ से ज़कात निकालता है तो बीवी की इजाज़त ले ले कि मैं तुम्हारे ज़ेवर की ज़कात
निकाल दे रहा हूँ तो अदा हो जाएगी, लेकिन फ़र्ज़ है बीवी पर, अगर शौहर नहीं निकालता है तो बीवी को निकालना है। और वो ज़ेवर जो ससुराल की तरफ से मिले तो इसमें उर्फ़ असल में अलग अलग है, इसलिए मसला अलग हो जाता है। बाज़ जगह का उर्फ़ ये है कि ज़ेवर ससुराल की तरफ से जो देते हैं बीवी को, वो आरियतन देते हैं, उधार देते हैं, बाद में उसे ले लिया जाता है। उर्फ़ पर इसका मदार है। और बाज़ जगह ये है कि दे देते हैं तो तमलीक के तौर पर मालिक बना देते हैं। तो अब क्या उर्फ़ है आपके यहाँ का मुझे नहीं मालूम। अगर ये उर्फ़ है कि आपको तमलीक के तौर पर बीवी को दे दिया गया है, ससुराल की तरफ से मालिक बना दिया गया है, तब तो उसकी ज़कात बीवी के ऊपर वाजिब होगी। और अगर आरियतन दिया गया है, उधार दिया गया है, बाद में उसे ले लिया जाएगा तो उसकी मालिक बीवी नहीं है। जैसे ये मोबाइल मैं आपको उधार दे दूँ तो इसके मालिक आप नहीं बन जाएंगे, मैं ही इसका मालिक हूँ, ठीक है। तो उसका जो मालिक है वो शौहर के ऊपर उसकी ज़कात वाजिब होगी, बीवी पर उसकी ज़कात वाजिब नहीं होगी। साहिब माल तो होती नहीं है, कहाँ से देगी ज़कात? बीवी जो ज़ेवर उसके पास है, वो ज़ेवर 52.5 तोला चांदी को पहुंच जा रहा है तो वो साहिब निसाब है। वो कहाँ से देगी? ज़ेवर बेच करके देगी। हाँ, ज़ेवर बेच करके देगी। इस्लाम देखिए इसका बहुत सख्त मुखालिफ है कि पैसा एक मिल्कियत में सिमट करके रह जाए। अगर अल्लाह ने आपको इतनी हैसियत दिया है कि आप साहिब निसाब हैं, आप गुरबा फ़क़रा को दें, और नहीं दिया है तो आप लें ठाट से बैठ करके खाएं जम करके। ज़कात के निसाब अगर निज़ाम से सिस्टम चले तो मुल्क में कोई गरीब न रहे, कोई भी। ऐसा निज़ाम ज़कात का होता है। आप उठा करके देखें इस्लामिक हिस्ट्री, बाकायदा जब इस्लामिक निज़ाम चलता है तो उसके अंदर नोट होता है कौन महल्ले में कौन है जो साहिब निसाब है, कौन है जो साहिब निसाब नहीं। और जो साहिब निसाब नहीं है, जो ज़कात का मुस्तहिक़ है, बाकायदा उसके घर उसकी ज़कात पहुँचाई जाती है। और ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि वो इस साल साहिब निसाब हो जाए, उसका कोई ऐसा कारोबार शुरू करवा दिया जाए, कोई उसकी छोटी मोटी दुकान खुलवा दी जाए कि अगले साल वो ज़कात देने वाला बन जाए। ऐसा सिस्टम चलता है, इतना खूबसूरत सिस्टम है ज़कात का।